हेलो एवरीवन। तो एक्सरसाइज प्रैक्टिस शीट में कुछ लोगों का डाउट है। एक्सरसाइज में भी किसी को कोई डाउट है क्या? एक्सरसाइज 3.3 में, एक्सरसाइज 3.3 भी करने के लिए बोला था, कंप्लीट करने के लिए, है ना। तो उसमें भी कोई डाउट हो तो बताना, तब तक हम लोग प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में देखते हैं। 1 to 10 में क्वेश्चन नंबर 6 में किसी को डाउट है? क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी डाउट है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी डाउट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है, देखो, साइन m टाइम्स साइन थीटा, m टाइम्स साइन थीटा इक्वल टू n टाइम्स साइन थीटा प्लस 2 अल्फा, ऐसा कुछ दिया हुआ है। देन प्रूव दैट tan ऑफ थीटा प्लस अल्फा, ये हमें गिवन है, ठीक है। और हमें प्रूव करना है tan ऑफ थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉट अल्फा इक्वल टू m प्लस n अपॉन m माइनस n, ठीक है। यही हमें प्रूव करना है ना। तो देखो, जो चीज आपको प्रूव करना है, इस वाले पार्ट से हम स्टार्ट नहीं करेंगे, इस वाले पार्ट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस तरफ देखो एलजेब्रा के टर्म में है, n और m के टर्म्स में है, और इस तरफ ट्रिगोनोमेट्री के टर्म में है। तो हम एलजेब्रा से ट्रिगोनोमेट्री में मूव करेंगे, है ना। इस तरफ से इस तरफ जाने में आपको प्रॉब्लम होगा। तो राइट हैंड साइड में जो दिया हुआ है, मैं वहां से स्टार्ट कर रहा हूं। देखो राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, m प्लस n अपॉन m माइनस n, ठीक है। और यहां से देखो, अगर कोई आपसे पूछता है, अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को n से डिवाइड कर दूं, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं क्या, m बाई n माइनस 1, दिख रहा है सबको? इसको हम ये भी लिखा जा सकता है ना। तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी पॉसिबल है। अब देखो m बाई n की वैल्यू मैं यहां से क्या लिखूंगा, m बाई n की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, थीटा प्लस 2 अल्फा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो, साइन थीटा प्लस 2 अल्फा अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन ऑफ थीटा प्लस 2 अल्फा अपॉन साइन थीटा माइनस 1, ठीक है। यहां से आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस साइन थीटा। क्लियर है? यहां तक सबको समझ में आ गया? किसका किसका था, सौमिक, सौमिक का और प्रिजा का, देखो, ठीक है। अब क्या करना है इसके आगे, इसके आगे अब आपको समझ में आ रहा होगा कि फिर से ये क्वेश्चन किस में फॉर्म हो गया, सीएनडी वाले में। देखो दो ट्रिगोनोमेट्रिक अलग अलग एंगल के साथ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है ना। सेम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अलग अलग एंगल के साथ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो जब ऐड हो रहा है तो हम सीएनडी इजिली यूज कर सकते हैं। यहां से आप सीएनडी लगा पाओगे सब लोग, प्रिजा, सौमिक, है ना। तो यहां पे आपको क्या करना है, साइन सी प्लस साइन डी करना है, और यहां पे भी आपको साइन सी माइनस साइन डी करना है, ठीक है। दोनों फॉर्मूला यूज करोगे, जो आपको प्रूफ करना है वहां पे आप पहुंच जाओगे, ठीक है। आगे कर लोगे सॉल्व, आगे कर पाओगे सॉल्व, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ट्राई करना एक बार फिर से, ऑब्वियसली हो जाएगा, ठीक है। यहां से आगे और कुछ भी नहीं है, सिंपल सा बस कैलकुलेशन है। एक बार सीएनडी तक पहुंच गया, उसके बाद तो सिर्फ कैलकुलेशन बच जाता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, आप लोग आपस में डिस्कशन नहीं करते हो क्या, आपस में डिस्कशन नहीं करते हो क्या? अगर किसी को कुछ कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो पहले आपस में एक बार डिस्कशन कर लिया करो, अगर वहां पे सॉल्व हो जाता है तो फिर सही है ना। देखो tan, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, tan x इक्वल टू बी बाई ए, और हमें प्रूफ क्या करना, वैल्यू निकालनी है किसकी, रूट ओवर ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी प्लस टाइम्स ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी,
यही हमें प्रूव करना है ना। और देखो हमें a बाई बी की वैल्यू दिया हुआ है, तो a बाई बी आप यहाँ पे जनरेट करने का ट्राई करो। ऊपर में क्या कर सकते हैं, इसी को मैं ये भी लिख सकता हूँ 1 प्लस ए बाई बी 1 माइनस बी बाई ए प्लस रूट ओवर 1 माइनस बी बाई ए अपॉन 1 प्लस बी बाई ए। ठीक है, और 1 प्लस बी बाई ए की वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस 10x। देखो b बाई ए की वैल्यू हमें दिया हुआ है 10x, तो यहाँ पे पुट कर दो 10x 1 माइनस 10x प्लस 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। क्लियर है। और यहां से आगे सॉल्व कर पाओगे क्या, यहां से आगे सॉल्व कर पाओगे या नहीं। अगर आपको 10 में प्रॉब्लम हो रहा है तो सबको आप क्या कर लो, साइन कॉस में चेंज कर लो। देखो साइन कॉस में चेंज करोगे तो ये क्या बन जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस रूट ओवर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, देखो दोनों पार्ट सेम है, मैं एक पार्ट आपको सॉल्व करके बता देता हूं, बाकी पार्ट आप खुद से करना। ये वाला पार्ट मैं कर देता हूं। देखो रूट ओवर क्या लिखा हुआ है 1 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब मैं क्या करूंगा, ठीक है सॉरी, नीचे में क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा। देखो नीचे में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा, है ना। यहां पे भी आपका, ऊपर में भी आपका cos x माइनस साइन एक्स हो जाएगा। देख लो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ठीक है। और नीचे में प्लस में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन एक्स cos x कुछ भी लिख लो, है ना। तो यहाँ पे आपका नीचे में क्या है, ऊपर नीचे को मैं सेम टाइप से लिख लेता हूँ cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स। ठीक है, ऊपर नीचे आप क्या करो, ऊपर नीचे आप cos x माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ठीक है, ऊपर नीचे हम क्या कर सकते हैं cos x माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। कर पाओगे, ठीक है। किसका डाउट था, अब्दुल बशीर, कर पाओगे, ठीक ना। और यहां से जब करोगे तो देखो नीचे में आपका क्या हो गया, सॉरी cos x माइनस साइन एक्स है, नीचे से आपका जो टर्म है वो रूट से बाहर निकल गया, ऊपर में क्या आ गया रूट ओवर cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन एक्स। ठीक है, और सेम इसी तरीके से आप यहां भी सॉल्व करो और उसको भी लिखो, दोनों को ऐड करोगे तो कुछ टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो खुद से एक बार ट्राई करना, नहीं होगा तो फिर बताना मुझे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, क्वेश्चन नंबर 6 सुब्रजीत क्लियर है 5 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में तो हेल्प दिया हुआ है नीचे में, उससे फायदा नहीं हुआ क्या, हेल्प यूज नहीं किया। देखो cos थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2 माइनस cos 3 थीटा इंटू कॉस 9 थीटा बाई 2। ठीक है, और राइट हैंड में हमें क्या पुट करना है साइन 7 थीटा इंटू साइन 8 थीटा, ऐसा कुछ हमें प्रूव करना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करो, है ना। लेफ्ट हैंड साइड से जब स्टार्ट करोगे तो देखो यहां पे सेम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अलग अलग एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और सेम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अलग अलग एंगल के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो कौन सा फॉर्मूला होता है ना। मैंने क्या किया था, ठीक है, आंसर मैं बता दूंगा, या बाकी किसी और से पूछना जिन लोगों ने सॉल्व किया है, अब्दुल बशीर, है ना, बाकी लोगों से पूछना एक बार। अगर आंसर अगर आप लोगों को मैच कराना है तो आपस में आप लोग मैच करा सकते हो, ठीक है ना। देखना कि अगर उसमें किसी का डिफरेंस आता है तो बताना फिर। ठीक है, तो देखो क्योंकि ये सिंप्लीफाई करना है तो बस आपको सिंप्लीफाइड वर्जन लिखना है। ठीक है, तो सिंप्लीफाइड वर्जन आप जहां तक सिंप्लीफाई कर सकते हो वो करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास सेम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अलग अलग, है ना, सेम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अलग अलग एंगल के साथ देखो मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, मैं बता दूंगा उसका आंसर क्या है। यहां पे देखो सेम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अलग अलग एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और सेम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अलग अलग एंगल के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, याद होगा आपको, लिखा था CND फॉर्मूले के जस्ट ऊपर, मल्टीप्लिकेशन से अगर हमें सम में जाना होता
है ना। तो याद होगा आपका यहाँ पे 2 cos A प्लस cos A इंटू cos B का फॉर्मूला होता है, और 2 cos A इंटू cos B का फॉर्मूला क्या होता है, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। याद है, ये फॉर्मूला स्ट्राइक नहीं किया था। जब भी फंक्शन सेम फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम उसको ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करो आप, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड भी कर दो, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूं। देखो पहले वाले में ये वाला फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, cos 3 थीटा बाई 2 प्लस cos थीटा बाई 2। समझ में आ रहा है क्या, माइनस टाइम्स इसमें जब यूज करोगे तो कितना होगा, cos 15 थीटा बाई 2 माइनस cos 3 थीटा बाई 2। बस CND मैंने सिंपली यूज किया, है ना। क्या लग रहा है सुब्रजीत, लैग हो रहा है, यहां से सही चल रहा है, बाकी और किसी का लैग कर रहा है क्या, यहां पे सही चल रहा है। देखो तुम्हारा नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो देखो मैंने यहां पे डायरेक्टली सिंपली CND वाला फॉर्मूला यूज किया, और CND वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो देखो ये दोनों टर्म हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है, ये दोनों टर्म हमारा कैंसिल हो गया, और ये सिंप्लीफाइड हो गया, फिर से क्या बन गया, cos थीटा बाई 2 माइनस cos 15 थीटा बाई 2। और देखो फिर से दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सिंगल एंगल के साथ सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो हम यहां पे फिर से क्या यूज करेंगे, cos C माइनस cos D। दिख रहा है फॉर्मूला सबको दिख रहा है क्या, सबको दिख रहा है क्या, कैसे मैंने यूज किया। क्वेश्चन नंबर 6 किसका किसका डाउट था, ठीक है। तो एक बार जो CND के जस्ट ऊपर वाला फॉर्मूला पढ़ा था वो वाला फॉर्मूला और जस्ट CND वाला फॉर्मूला दोनों एक साथ यहां पे यूज हो रहा है, ठीक है। और कैसे यूज करना है बस हमें वो देखना है, ठीक है। तो बस यहां पे आपको फॉर्मूला समझ में आना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला हमें लगाना है, क्योंकि हमें यहां पे दिख रहा है डायरेक्टली कि आपके पास अलग अलग एंगल है, तो इसमें आप कुछ भी तो नहीं कर सकते हैं, है ना। तो कुछ भी नहीं कर सकते तो पहले हम इसको अलग अलग फॉर्मेट में प्लस में लेके जाएंगे कि वहां से शायद कुछ टर्म कैंसिल हो जाए। तो देखो प्लस में लगाया तो ये टर्म 2 कैंसिल हो गया, और इसको फिर से हमें यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में कंबाइन आंसर लिखा हुआ है, तो कंबाइन करने के लिए फिर से हम किस में चले जाएंगे, CND में। तो CND से आप फिर से किस में जा सकते हो, प्रोडक्ट में पहुंच सकते हो इजिली। क्लियर है ना। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। समझ में आ गया, कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 6 किसका किसका था, क्वेश्चन नंबर 6 किसका किसका था, अब्दुल बशीर समझ में आ गया, शाहनूर समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर है। चलो तो यहां से आगे आप खुद से ट्राई करना एक बार, फिर हम आगे इसको बताना, सॉल्व हो जाएगा, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बस एक बार सही ट्रैक पे पहुंच जाओगे तो आपका ऑटोमेटिकली आंसर आएगा, जो आंसर होगा वो आपको सही होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको सोचना नहीं है कि मुझे इसमें क्या आंसर होगा क्या नहीं होगा। 6 के बाद कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, 8। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 में क्या करना है, 7 में कुछ भी नहीं करना है। किसका 7 डाउट है, सुब्रजीत। जो हमें प्रूफ करना है उसमें देखो क्या दिया हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और m और n की वैल्यू तो आपको पता ही है ना, m और n की वैल्यू आप पुट करो और बस स्क्वायर करके ऐड कर दो, ठीक है। बस आपको राइट हैंड साइड से जो प्रूफ करना है वहां से लिखना है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर करना है। m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू a cos थीटा प्लस b sin थीटा है, तो पुट कर दो a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर, a प्लस b का फॉर्मूला यूज करो और कुछ भी नहीं है, प्लस n की वैल्यू कितनी है, a sin थीटा माइनस b cos थीटा, a sin थीटा माइनस b cos थीटा। बस इसको स्क्वायर करके ऐड करना है, ठीक है। a प्लस b और a माइनस b का फॉर्मूला यूज करो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कुछ भी नहीं है इसमें। कर लोगे, ट्राई करना, ठीक है सुब्रजीत। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 तो क्लास में करवाया था आपको। देखो 1022 क्वेश्चन नंबर 8 में 1022 डिग्री 30 मिनट है ना। तो सबसे पहले हमें 22 डिग्री 30 मिनट को कंप्लीटली डिग्री में कन्वर्ट करना है।
तो कंप्लीटली डिग्री में ये कितना का हो जाएगा, कर सकते हो खुद से, 22.5 डिग्री होता है। ठीक है, और जब भी आपको इस टाइप का एंगल दिया जाए तो आपको ये सोचना है कि हमें इसका कौन सा मल्टीपल पता है। ठीक है, तो 22.5 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, है ना। इसका मतलब आपको डबल एंगल पे जाना है। हमें कौन सी वैल्यू पता होगी, हमें कौन सी वैल्यू पता होगी, tan 45 पता होगा। ठीक है, तो tan 45 को मैं क्या लिखूंगा, tan 45 को मैं क्या लिखूंगा, tan 45 को मैं लिखूंगा tan ऑफ 2 इंटू 22.5 डिग्री, है ना। और tan 2 थीटा का फॉर्मूला आपको पता है ना। ये इसको अगर मैं थीटा बोल देता हूं तो ये क्या बन जाएगा, tan 2 थीटा। और tan 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सिंपल तो फॉर्मूला था, आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमें 22.5 डिग्री की वैल्यू दी हुई जो हमें पता नहीं है तो हम उसका डबल एंगल चेक करेंगे। अगर हमें डबल में नहीं मिलता तो हम किस में चेक करते हैं, फिर हम ट्रिपल में चेक करते हैं, है ना। लेकिन किसी न किसी मल्टीपल में आपको जरूर मिल जाएगा, है ना, या आपको क्वेश्चन में ऐसा एंगल ही दिया जाएगा जिसका डबल और ट्रिपल आपको पता हो। ठीक है, अब देखो tan 22.5 डिग्री को मैं t एज्यूम कर लेता हूं, एज्यूम कर सकते हैं कुछ भी, है ना। तो इसको मैंने t मान लिया, तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। और tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहां से सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2t इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर, और इसको सॉल्व करोगे तो टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से आपको t की वैल्यू निकाल पाओगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करना आपको आता है। यहां से जब आप t सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, -2 रूट 3 और -2 प्लस रूट 2। ठीक है, चेक करना, ऐसा -2 या -1 कुछ आता है, ऐसा कुछ आता है। ठीक है, ये चेक करना, ये -1 टाइम्स आता है। ठीक है, अब देखो इस दोनों में से आप कौन सी वैल्यू चूज करोगे, इस दोनों में से आप कौन सी वैल्यू चूज करोगे। यहां पे एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो इन दोनों में से आप कौन सी वैल्यू चूज करोगे। इन दोनों में से हम वो वाली वैल्यू चूज करेंगे जो वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी। क्यों, क्योंकि जो आपको एंगल निकालने के लिए बोला गया है वो कौन सा एंगल है, 22.5 डिग्री। और 22.5 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू कितनी होती है, tan की पॉजिटिव होती है ना। तो जो पॉजिटिव वाला आंसर है ये वाला आंसर, हम ये वाला आंसर करेंगे, है ना। तो ये आंसर हमारे पास नहीं होगा। ठीक है, तो tan 22.5 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यही हमारा t का वैल्यू है और यही √2 - 1 है। कर पाओगे, कर पाओगे, समझ में आ रहा है ना। तो जब भी आपके पास दो आंसर हो तो दोनों में से आपको एक आंसर एलिमिनेट करना आना चाहिए कि कैसे एलिमिनेट हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ठीक है, 8 के बाद और कौन सा क्वेश्चन है, 9 में भी किसी का डाउट है क्या, 9 में भी डाउट है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में किया है प्रीजा। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में किया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, 24 वाला क्वेश्चन मैंने क्लास में आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 24 आपको मैंने क्लास में बताया था, cos 4 डिग्री cos 4x को कैसे हम सिंगल एंगल में कन्वर्ट करते हैं। यहां पे सेम क्या दिया है हमें, sin 4a को देखो सिंगल एंगल में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो आपको sin 4a को सिंगल एंगल में लेके जाना है। ठीक है, खुद से ट्राई करो। पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 में देखो 4a से हमें सिंगल एंगल में जाना है तो पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, ट्वाइस a में जाना पड़ेगा और ट्वाइस a से a में जाना पड़ेगा, है ना। तो हमें sin 4a है, तो sin 4a को पहले आप क्या करोगे, sin 2 टाइम्स ट्वाइस a लगाओगे, है ना। तो यहां पे sin 2 थीटा का फॉर्मूला यूज होगा, तो क्या हो जाएगा 2 sin ट्वाइस a इंटू कॉस ट्वाइस a, है ना। और डबल एंगल से फिर हमें किस एंगल में जाना है, सिंगल एंगल में, है ना। तो यहां से आप इसको 2 sin a इंटू कॉस a लिखोगे। ठीक है, और इसको भी आप सिंगल एंगल में कन्वर्ट करके लिखो और सॉल्व करोगे, वो आपका आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, सॉल्व करना खुद से हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि क्या प्रूफ करना है ना। जो प्रूफ करना है उसी टर्म में लेके जाओ। एंगल मैंने बोला था आपको कि एंगल ध्यान से देखना होता है।
ठीक है, तो एंगल ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 अब कर पाओगे सुब्रजीत? किसका डाउट था? क्वेश्चन नंबर 10 कर पाओगे सुब्रजीत? क्वेश्चन नंबर 10 कर पाओगे? अब सेम वही क्वेश्चन है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर करना है। एम और एन की वैल्यू आपको पता है, बस वैल्यू पुट करो, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 में बस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर करना है। एम और एन की वैल्यू पुट करो, दिया हुआ है, सब्ट्रैक्ट करके ए माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर करो और क्वेश्चन सॉल्व करो। कर लोगे अब? ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का है जो अभी ऊपर में एक और क्वेश्चन किया था, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाला। ठीक है, सेम ट्राई करना, आ जाएगा, बताना अगर नेक्स्ट क्लास में नहीं होता है तो। ठीक है, तो ये शीट डिस्कशन आपका हो गया। नेक्स्ट क्लास में आपको 19 तक, ठीक है, नेक्स्ट क्लास 10 क्वेश्चन ले लो 20 तक, है ना, अप टू 20 तक नेक्स्ट क्लास में हमें कवर करना है। ठीक है, तो जल्दी से वो कवर कर लेना। सेम बस वही फॉर्मूला वाला पार्ट है ना, फॉर्मूला वाला पार्ट कैसे सॉल्व करना है बस वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसमें जो सॉल्यूशन वाला पार्ट है, सॉल्यूशन वाला पार्ट हम लोग आज करेंगे। ठीक है, अगर आज वो कवर हो जाता है तो हम किया है। ठीक है, ट्राई करना, आ जाएगा। ठीक है, एक प्रीवियस क्लास का लास्ट वाला डाउट था किसी को, देखो कंपोनेंट और डिपेंडेंट क्या है। ठीक है सूरज जी, ट्राई करना, फिर से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था जहां पे मैंने बताया था आपको कि जैसे एक क्वेश्चन था, है ना, जहां पे हमने वैल्यूज कैलकुलेट की थी, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, है ना, जहां पे हमारे पास क्वेश्चन क्या था 1 प्लस साइन 2x। देखो फिर से वही क्वेश्चन देख लो, हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। हमारे पास y दिया हुआ था 1 प्लस 2 साइन x, ठीक है, और प्लस 3 कॉस स्क्वायर x। ठीक है, मैंने ये बोला था कि यहां पे आपके पास दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो हमें ट्राई करना है कि हम सिंगल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में चले जाए। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर से मैं यहां तक पहुंचा था, यहां तक अब्दुल बशीर समझ में आया था। देखो मैंने यहां तक लिखा था माइनस, देखो देख के बताओ, माइनस साइन और साइन एक्स माइनस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 13/3। यहां तक समझ में आ गया था अब्दुल बशीर? यहां तक समझ में आ गया था कि ये वाला पार्ट हमने कैसे किया था? ठीक है, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड नहीं पता है? ठीक है, अभी मैं बता रहा हूं। देखो तो अब्दुल बशीर बताओ, यहां तक कोई डाउट है? यहां से यहां तक कैसे पहुंचे? लास्ट क्लास में मैंने डिटेल में सॉल्व करके आपको बताया था। ठीक है, तो यहां तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहां पे मैंने बोला था कि ये जो साइन x माइनस 3 की वैल्यू है, ये स्क्वायर की वैल्यू, ये कहां से कहां लाई करती है? लास्ट क्लास में मैंने ये चीज आपको डायरेक्टली लिख दिया था और बोला था कि आप मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना कि ये आंसर आपका आ रहा है या नहीं। ये वैल्यू मैंने बताई थी 16/9 से लेके ग्रेटर देन 0 तक की वैल्यू। ठीक है, तो देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, कैसे ये चीज आया था, है ना। और एक बार ये आपको मिल गया तो बस हमें करना क्या है, -3 से मल्टीप्लाई करके प्लस 13/3 करना है ना। तो इसी वाले इक्वेशन में अगर आप -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, -3/होल² लेस देन इक्वल टू 0 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू -16/3। यहां तक आ गया था, है ना। प्लस 13/3 कैसे हो? 13/3 आपको बताया था कि सॉल्व करने के लिए कॉम्पोनेंट कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर आप यूज करोगे तो वो प्लस 13/2 एक्स्ट्रा निकल के आता है, जो आपने लास्ट क्लास में भेजा था ब्रैकेट में करके, उस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो वो प्लस 13/3 आपका आ जाएगा। ठीक है, ट्राई करना उसको, फिर से बताना कि यहां से 13/3 है 13/9 है, चेक करना एक बार, बाकी लोग एक बार चेक करना 13/3 है या 13/9 है। ठीक है, 13/3 शायद आता है, चेक करना एक बार, नहीं होगा तो फिर बताना मुझे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आ गया और इसके बाद इसमें प्लस 13/3 करना है ना। तो प्लस 13/3 करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, -1 से लेके y की वैल्यू 13/3 तक, है ना। तो यही वैल्यू मैंने बताई थी कि ये आंसर आपका लास्ट क्लास में आया था। ठीक है, अब इसमें आपको डाउट अगर आ सकता है
तो अगर आपको डाउट इस 13/3 वाले पार्ट में आ रहा है तो वो बस सॉल्व करने का चीज है, एक बार सॉल्व करना और बताना है कि 13/3 या 9 है। ठीक है, जो कुछ भी हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बस कैलकुलेशन वाला पार्ट है। यहां तक समझ में आ गया आपको, है ना? 13/3 आ रहा है, अब्दुल बसीर चेक करना एक बार, है ना? तो यहां तक आपको समझ में आएगा। जो समझ में नहीं आया होगा वो ये वाला पार्ट होगा। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को मैं एक्सप्लेन करता हूं। हमें पता है कि sin x की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है, 1 से लेके -1 के बीच में। याद है, मैं इसके अंदर वाले पार्ट को देख रहा हूं। तो sin x पहले लिखा हुआ, इसमें से -1/3 करना है, तो दोनों तरफ आप -1/3 कर दो। तो 1 - 1/3 लेस देन इक्वल टू sin x -1/3 लेस देन इक्वल टू 1 - 1/3। यहां तक क्लियर है क्या? है ना, यहां तक क्लियर है? ठीक है, जो भी एक बार कैलकुलेट करके मुझे भेजना, मैं चेक कर दूंगा। ठीक है, तो देखो ये sin x -3 की वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है? sin x -1/3 की वैल्यू आपका ये 2/3 से लेके -4/3 तक लाई कर रहा है। ठीक है, और अगर हमें इसका स्क्वायर करना है, ठीक है, देखो यहां पे अगर मैं इसको t मान लेता हूं तो t की वैल्यू कितनी है? -4/3 से 2/3 तक, है ना? और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? टी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है कि नहीं? तो अगर हमारा टी स्क्वायर और y इक्वल टू टी स्क्वायर का कर्व कैसा होता है? इस टाइप का होता है, याद है? और हमारा t कहां से कहां लाई कर रहा है? -4/3 से लेके 2/3 तक, है ना? तो -4/3 पे आपको वैल्यू कितनी मिलेगी? 16/9, और 2/3 पे वैल्यू कितनी मिलेगी? 4/9, है ना? तो अगर आपका t माइनस इसी बीच में लाई कर रहा है तो आपका टी स्क्वायर कहां से कहां तक लाई करेगा? देखो 0 से 16/9 तक, यानी अगर आप इसका स्क्वायर कर देते हो तो ये वैल्यू आपका कितना लगेगा? 16/9 0 से लेकर लाई करेगा। ये तो मैंने लास्ट क्लास में आपको सॉल्व करके बताया था कि कैसे स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, कैसे 1/9, कैसे 1/x का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, है ना? तो ये sin x -1 स्क्वायर की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी? 16/9 का। और उसके बाद तो बाकी वाला पार्ट इजी है ही। ठीक है, इसी में एक और क्वेश्चन लिख लो, आप खुद से ट्राई करना, सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन आप लिख लो, घर पे ट्राई करना, फिर हम इसका आगे वाला पार्ट अभी कंप्लीट करते हैं। ठीक है, लिख लो, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू sin स्क्वायर x -4 sin x प्लस 7। ठीक है, ये चेक करके बताना कि इसका आंसर कितना आता है। ठीक है, सॉल्व करना और देखना कि आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। इसका आंसर जो है 4 से 12 के बीच में आएगा। ठीक है, इसका आंसर मैं लिख दे रहा हूं, आप खुद से ट्राई करना और देखना कि आंसर आपका y जो है ये आ रहा है या नहीं। ठीक है, आप ये ट्राई करके बताना कि इस वाले आंसर में आपका लाई कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहां तक आपका समझ में आ गया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का भी मैक्सिमा मिनिमा वाला पार्ट कंप्लीट किया था। ठीक है, जो आपका फंक्शन वाला शीट में, ठीक है, फंक्शन वाला शीट में, है ना, फंक्शन वाला शीट में आपका फंक्शन वाला शीट में जो ट्रिगोनोमेट्री वाला कुछ कुछ पार्ट रह गया है, उन सारे पार्ट्स को आप लोग एक बार डिस्कशन करना। ठीक है, खुद से आप ट्राई करना और जिस वाले पार्ट में उसमें डाउट हो फिर आप वो अब पूछ सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन पे। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन पे अब हमें इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, आपको अब ये समझ में आ रहा होगा कि ट्रिगोनोमेट्री भी क्या है ना? ट्रिगोनोमेट्री भी आपको ऑलरेडी पूरा क्लियर है और इक्वेशन का मतलब भी आपको क्लियर है, जो हमने फंक्शन में डिस्कशन किया था। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन आपका किस टाइप से होगा कि आपके पास इस तरफ कोई एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा, टी होगा, है ना, और इस तरफ कुछ ना कुछ एक कांस्टेंट होगा, है कि नहीं? तो ये आपके पास जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ये किसी कांस्टेंट के इक्वल होगी, तो हमें उसका सॉल्यूशन बताना है कि क्या होगा, है कि नहीं? जैसे मान लो अगर मैं आपको बोलता हूं sin x इक्वल टू हाफ। ठीक है, मैं आपको क्या बोल रहा हूं? sin x इक्वल टू हाफ। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? ट्रिगोनोमेट्री है, और राइट हैंड साइड में क्या है? एक कांस्टेंट है, और बीच में इक्वल टू का साइन है। इसका मतलब ये क्या बन गया? इसको हम क्या बोल सकते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। वैसे ही एल्जेब्रिक इक्वेशन होता है ना? और
बाकी सारा टर्म होता है। ठीक है, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड देख लो क्या है, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड क्या होता है, कॉम्पोनेंट डिविडेंड किया नहीं है पहले। अगर आपके पास a बाई बी की वैल्यू है, इसमें कॉम्पोनेंट और डिविडेंड अगर आप यूज करोगे तो ये किसके इक्वल होगा, a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी। कॉम्पोनेंट डिविडेंड मैंने फाउंडेशन क्लास में बताया था, प्रीजा सुब्रजीत, कॉम्पोनेंट डिविडेंड फाउंडेशन क्लास में मैंने बताया था, मुझे याद आ रहा है। फाउंडेशन क्लास में देखना एक बार, किसी लेक्चर में वो होगा। ठीक है, और नहीं पता है तो ये देख लो कि अगर आपके पास a बाई बी की वैल्यू है तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाने का मतलब क्या होता है। ठीक है, और इस तरीके से देख लो, इक्वल टू नहीं होगा, जैसे a बाई बी इक्वल टू मान लो c बाई डी है। ठीक है, तो इसमें जब कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाते हैं, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अगर आप लगाते हो तो आपको करना क्या है, डिनोमिनेटर को ऊपर में ऐड करना है और फिर सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो इसको आप a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी लिखोगे, और यही चीज किसके इक्वल होगा, c प्लस डी बाई c माइनस डी के इक्वल, है ना। तो ये आपका कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो कहलाता है। फाउंडेशन क्लास में ये मैंने बताया है, फाउंडेशन क्लास में ये सब चीजें डिस्कशन किया हुआ है वहां पे कि कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो क्या होता है। जब हम इनइक्वालिटी या इक्वालिटी कुछ पढ़ रहे होंगे तो वहां पे मैंने बताया था, एक बार देखना फिर से। ठीक है, तो ये कॉम्पोनेंट डिविडेंडो होता है। अगर कोई आपको इस वाले में कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाने के लिए बोलता है, इसका मतलब ये करने के लिए बोल रहा है कि आप a प्लस बी बाई ए माइनस बी लिखो और c प्लस डी बाई सी माइनस डी, है ना। ये दोनों चीजें क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। अगर कोई आपको ये दिया हुआ है तो इसको आप इसके इक्वल लिख सकते हो। ठीक है, तो आप उसमें देखना, फाउंडेशन क्लास में आपको करवाया था मैंने। ठीक है, तो अब हम आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन वाले पार्ट पे। तो देखो, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में क्या होता है कि आपको ये समझ में आ रहा है कि ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है ना। ये क्या है हमारे पास, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है। अगर मैं ये क्वेश्चन ले लूं आपसे, ये ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है, और इक्वेशन को मैंने सॉल्व करने के लिए, है ना, इक्वेशन को मैंने सॉल्व करने के लिए आपको एक और मेथड बताया था, ग्राफिकल मेथड, याद है आपको, है ना। जब मैंने आपको यह बताया था कि कोई फंक्शन को आप इक्वेट करते हो तो एक्चुअली में वो क्या होता है कि दो अलग अलग ग्राफ होता है ना। तो आप इस इक्वेशन से वो दो ग्राफ सोच सकते हो कि कौन कौन सा ग्राफ है ना। तो अगर आप इस इक्वेशन को आप समझोगे कि आपको ये समझना है ना, आपको मैंने बताया था कि जो इक्वेशन बनता कैसे है, कोई भी हमारे पास कर्व होता है, कर्व के y कोऑर्डिनेट को हम इक्वेट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बन रहा है ना। तो अगर आप इसको सोचोगे कि इसके दो कर्व कौन कौन से होंगे तो कौन कौन सा कर्व होगा, आपको मैंने बताया था, लेफ्ट हैंड साइड को आप y के इक्वल कर दो और राइट हैंड साइड को आप y के इक्वल कर दो, है ना। तो देखो हमारे पास एक कर्व ये है और एक कर्व ये है, इन दोनों को y कोऑर्डिनेट को जब इक्वेट करोगे तो आपको क्या बनेगा, ये एक इक्वेशन बनेगा। ये चीज मैंने पहले भी आपको अलग अलग एग्जांपल लेके सॉल्व करके बताया था, है ना। अब आपको ये चीज समझ में आना चाहिए, है ना, ये चीज अब आपको समझ में आना चाहिए कि अगर ये दोनों चीजें इक्वेट होके बन रहा है, इसका मतलब इक्वेशन का एक और मीनिंग क्या होता है, इक्वेशन का एक और ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है। ग्राफिकल मीनिंग आपको बताया था मैंने। ग्राफिकल मीनिंग अगर आपको देखना है कि इसके सॉल्यूशन की बात हो रही है, इसका मतलब ये दोनों कर्व, है ना, इंटरसेक्शन कितने पॉइंट पे कर रहा है ना। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व, याद है आपको, अगर आप दो कर्व के इंटरसेक्शन की बात करोगे तो वही आपको एल्जेब्रिकली क्या देता है, सॉल्यूशन देता है ना। तो अगर हमारे पास जब भी इक्वेशन होगा तो हमें ये ऑटोमेटिकली समझ में आना चाहिए कि हमें उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। तो जहां भी हमारे पास इक्वेशन दिखाई पड़ेगा, हमारा काम होगा कि उसका हम सॉल्यूशन फाइंड कर सके। ये ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है। एल्जेब्रिक इक्वेशन भी हमने आपको फंक्शन वाले चैप्टर में बहुत सारे कर्व का प्लॉट करके बताया था कि कैसे कैसे कर्व प्लॉट करना होता है। तो 1 सॉल्यूशन मिलता है, 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, याद है ना। तो उस तरीके से किया था। यहां भी इस इक्वेशन का मतलब यही है ना। ये इक्वेशन का मतलब ये है कि हमारे पास दो फंक्शन होंगे और दो फंक्शन मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड को y के इक्वल किया, राइट हैंड साइड को y के इक्वल किया। ये हमारा कौन सा फंक्शन बन गया, कांस्टेंट फंक्शन, याद है, ये हमारा क्या बन गया, कांस्टेंट फंक्शन। और ये हमारा कौन सा फंक्शन बन गया, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, है कि नहीं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अगर हम इन दोनों कर्व को सेम ग्राफ पे प्लॉट करें तो अगर दोनों कर्व जितने पॉइंट पे कट कर रहा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे, है ना। तो मैं इसको ग्राफिकली आपको प्लॉट करके दिखाने का ट्राई करता हूं, ठीक है। तो आपको y इक्वल टू साइन एक्स का कर्व तो पता है ना, सारा कर्व अब हमको पता हो चुका है। तो y इक्वल टू साइन एक्स तो मैं अब इजीली ड्रॉ कर ही सकता हूं, है ना। तो y इक्वल टू साइन एक्स कहां से कहां लाई करता है,
-1 से 1 के बीच में लाई करता है। और कैसा होता है, इस टाइप से वेव टाइप से बनता जाता है ना, किया था आपने। और ऐसा ही कर्व ये नेगेटिव साइड से भी देते जाता है, और ऐसा ही कर्व ये इनफाइनाइटली टाइम्स तक बढ़ते जाता है। ठीक है, तो पहला मैंने कर्व प्लॉट कर दिया कौन सा, y = sin x। दूसरा कर्व हम क्या प्लॉट करेंगे, y = हाफ। तो y = हाफ कहां पे लाई करेगा, y = हाफ यहां कहीं पे होगा, है ना। और y = हाफ क्या होगा, एक कांस्टेंट फंक्शन होगा पैरेलल टू x एक्सिस, है कि नहीं। और पैरेलल टू x एक्सिस अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये देखो, ये हमारा कौन सा कर्व है, y = हाफ का लाइन है ना। ये हमारा कौन सा कर्व है, y = हाफ का लाइन है। और देखो दोनों कर्व कितने पॉइंट पे कट कर रहे हैं, दोनों कर्व कितने पॉइंट पे कट कर रहे हैं, इस टाइप से ये बढ़ता जाएगा। और अब आपसे कोई पूछे कि बताओ इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो हम क्या बताएंगे। अगर हमसे यही इसी दोनों को हमने इक्वेट किया था तो हमें क्या मिला था, sin x = हाफ, है ना। तो अगर कोई पूछता है कि sin x = हाफ के कितने सॉल्यूशन होंगे, तो आप क्या बताओगे, कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, कितने सॉल्यूशन होंगे, ये आपको दिखाई दे रहा है 1 2। क्या हम इसके सॉल्यूशन काउंट कर सकते हैं, क्या हम इसके सॉल्यूशन काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कर्व इसी टाइप से इनफाइनाइट तक बढ़ता जाता है ना। तो इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होंगे, है ना, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, है ना। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई मुझसे इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए बोलता है तो हम उसके सॉल्यूशन को तो हम लिख नहीं पाएंगे, है ना। सबसे बड़ी चीज क्या हो गई कि हम उसके सारे सॉल्यूशन को कभी लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक सॉल्यूशन को, है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक सॉल्यूशन को एक्चुअली में हमें ये चीज भी पता है यहाँ पे कि जो हमारा फंक्शन है ना, वो हमारा फंक्शन किस इंटरवल में रिपीट करता है, 2π इंटरवल में रिपीट करता है ना। और इसको अगर मैं आपको एक्स वाई प्लेन पे सर्कल के थ्रू समझाने का ट्राई करूं, है ना, तो जो भी आपका कर्व होगा वो 2π इंटरवल के बाद अपने आप को क्या करने लगेगा, रिपीट करने लगेगा, है कि नहीं। जो चीज आपको पहले इंटरवल में मिलेगा, है ना, 2π के बाद सेम 2π लेंथ का इंटरवल लोगे तो फिर से आपको वही चीजें रिपीट होगी बार बार, है कि नहीं। इसका मतलब हम सॉल्यूशन को क्या करते हैं, सॉल्यूशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक सॉल्यूशन जो होता है आपके पास, ट्रिगोनोमेट्रिक सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना। और सॉल्यूशन को हम क्या क्या लिखते हैं, एक सॉल्यूशन को हम लिखते हैं, एक को बोलते हैं हम प्रिंसिपल वैल्यू सॉल्यूशन। ठीक है, एक सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, एक सॉल्यूशन को बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, और एक को हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन मतलब ये हो गया कि हम सारे सॉल्यूशन को लिखने का ट्राई करेंगे। ठीक है, हमें पता है कि हम सारे सॉल्यूशन को नहीं लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम एक जनरलाइज फॉर्मेट निकालने का ट्राई करेंगे ताकि हम उसके सॉल्यूशन को दिखा पाए। ठीक है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम किसको बोलेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा आपके पास, प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा कि अगर आपका सॉल्यूशन, है ना, इफ सॉल्यूशन लाइज बिटवीन 0 to 2π। ठीक है, देखो 0 पे क्लोज है, 2π पे ओपन है, लाइज बिटवीन 0 to 2π, देन दैट इज कॉल्ड, और दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्लियर है। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्योंकि हमारा जो सॉल्यूशन है वो 2π के बाद अपने आप को रिपीट करने वाला है ना, तो हम क्या करते हैं कि पहले 0 से 2π में निकाल लेते हैं और बाद में हम उसको जनरलाइज करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो पहला काम हमारा क्या होगा कि जनरल सॉल्यूशन हम निकालेंगे, सॉरी प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, और प्रिंसिपल सॉल्यूशन से हम कहां पे मूव करेंगे, जनरल सॉल्यूशन में मूव करेंगे। और जनरल सॉल्यूशन हमारा आंसर किस टाइप का होगा, है ना, जनरल सॉल्यूशन हमारा, इसमें जो आपका एक्सप्रेशन होगा और सॉल्यूशन का जो एक्सप्रेशन होगा, है ना, एक्सप्रेशन कंटेन n। ठीक है, इसमें जो आपका सॉल्यूशन होगा वो n के फॉर्मेट में होगा। जैसे आपको लास्ट क्लास में याद हो sin x = 0 जब हमने आपको लिखा था और वहां पे मैंने बताया था कि x की वैल्यू क्या थी, nπ थी, याद है ना, यानी nπ, n की कुछ भी वैल्यू आप पुट करो, यहां पे पुट करोगे आपका आंसर क्या होगा,
हमेशा 0 ही मिलेगा। इसका मतलब ये जो देखो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में ये भी इसका सॉल्यूशन ही है ना। इस सॉल्यूशन में n का टर्म इन्वॉल्व है कि नहीं। तो अगर आपके पास किसी एक्सप्रेशन में है ना, एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग n है ना, एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग n इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन, है ना। और यहां पे n किसको बिलोंग करता है, n बिलोंग टू z को। तो अगर आप किसी सॉल्यूशन को जनरल फॉर्मेट में लिखना है तो आप उसको कहीं ना कहीं n के फॉर्मेट में आपको उसको लिख के बताना होगा, है ना। क्यों n के फॉर्मेट लिख के बताना होगा, क्योंकि देखो जो z है हमारा, z कितने होते हैं, z भी हमारा अपने आप में क्या है, इनफाइनाइटली मेनी होता है ना, बहुत सारे z होते हैं। तो हम इसी z को यूज करके यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, और n की वैल्यू आप z में कुछ भी पुट करोगे हमेशा आपका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन ही होगा, है ना। इसका मतलब देखो हमने सारे सॉल्यूशन तो नहीं लिखे, लेकिन हमने एक तरीका खोज लिया कि जिसके थ्रू आप सारे सॉल्यूशन को बता सकते हो, है ना। आपने सामने वाले पे दे दिया कि अब आपको जो भी सॉल्यूशन निकालना है इस सॉल्यूशन में आप पुट करके आंसर निकाल सकते हो। और क्योंकि n इनफाइनाइटली मेनी है, इसलिए ये हमारा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन दे रहा है। क्लियर है ना। तो इस जनरलाइज पार्ट में हम लोग बाद में आएंगे कि जनरलाइज सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। अभी हम पहले देखेंगे कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम किसी भी इक्वेशन का कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो हमारा काम अभी है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना, कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखो कैसे निकालते हैं, है ना, फाइंडिंग प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, जहां से हमने स्टार्ट किया था। क्वेश्चन था हमारे पास sin x इक्वल टू हाफ, ठीक है। हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, और क्वेश्चन में बोल रखा है फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और इक्वेशन क्या है हमारा, sin x इक्वल टू हाफ, ठीक है। तो अब देखो हमें 0 से 2 पाई के बीच में प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। इसका मतलब जो आपका सॉल्यूशन है वो किसके बीच में लाई करना चाहिए, 0 से 2 पाई के बीच में लाई करना चाहिए। क्लियर है, जो आपका सॉल्यूशन होगा वो कहां से कहां लाई करना चाहिए, 0 से 2 पाई के बीच में लाई करना चाहिए। तो अब देखो sin x इक्वल टू हाफ जो है, sin x इक्वल टू हाफ, है ना, sin x इक्वल टू हाफ। sin x का कर्व अगर आप 0 से 2 पाई में प्लॉट करोगे और हाफ का कर्व 0 से 2 पाई में प्लॉट करोगे, तो देखो sin x का कर्व 0 से 2 पाई में ये हो गया, है ना, ये मेरा 2 पाई हो गया, ये मेरा पाई हो गया, ठीक है। और y इक्वल टू हाफ जब प्लॉट करोगे तो y इक्वल टू हाफ यहां कहीं पे होगा। तो देखो 0 से 2 पाई में आपके पास कितने सॉल्यूशन मिलने चाहिए, 2 सॉल्यूशन मिलने चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि 2 पार्ट पे कट कर रहा है। हमें वही 2 सॉल्यूशन यहां पे हमें लिखना है। अब देखो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहली चीज, जब भी आप सॉल्यूशन लिखोगे तो हमेशा ये ट्राई करना है, ठीक है, हमेशा ये ट्राई करना है कि आप सेम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को कंपेयर करोगे। क्लियर है, सेम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को कंपेयर करोगे। मतलब क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर आपके पास sin x है तो राइट हैंड साइड में भी sin x होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में cos x है तो राइट हैंड साइड में भी cos x होना चाहिए। लेफ्ट में tan है तो राइट में भी tan होना चाहिए। बाकी जो 3 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है sec, cot और cosec, उसमें हम इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि उसमें जब सॉल्यूशन होगा तो उसको हम sin cos tan में इजीली कन्वर्ट कर ही सकते हैं, है कि नहीं। तो यहां पे जो हमारे पास इक्वेशन है, पहला पॉइंट हमें क्या याद रखना है सॉल्यूशन फाइंड करने में, पहला पॉइंट हमारे पास ये है कि कंपेयर सेम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। पहला हमें पॉइंट क्या करना है, सेम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को कंपेयर करना है, ठीक है। दूसरा चीज, कोफिशिएंट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन शुड बी 1, है ना, कोफिशिएंट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन शुड बी 1, ठीक है। क्लियर है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यही 2 पॉइंट हमें याद रखना है करने के लिए। अब देखो हमें अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमें यहां ग्राफ से तो दिख रहा है कि 2 सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, ठीक है। पहली चीज कि अगर आपको sin x इक्वल टू हाफ बताना है तो पहली चीज तो हमें यह करना होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में साइन का फंक्शन है तो राइट हैंड साइड में भी साइन का फंक्शन होना चाहिए, लेकिन राइट में तो हमें साइन दिख नहीं रहा है। तो हाफ को क्या हम साइन के टर्म में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, साइन ऑफ पाई बाई 6, समझ में आ गया। तो देखो यहां पे क्या क्या हो गया,
हमारा जो पहला कंडीशन था वो सेटिस्फाई हो रहा है। कंपेयर सेम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे भी साइन है। दूसरा पार्ट देखो, कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, है ना, कोफिशिएंट 1 मतलब +1 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी +1 है, यहाँ पे भी +1 है ना, कुछ भी नहीं है तो बाय डिफॉल्ट +1 होता है। तो अब हम कंपेयर करके आंसर लिख सकते हैं, है ना। तो देखो साइन साइन सेम है, इसका मतलब x किसके इक्वल होना चाहिए, π/6 के इक्वल होना चाहिए, है ना। तो x की वैल्यू हम π/6 बोल सकते हैं। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट आपका आ रहा है ये π/6 आ रहा है, जबकि हमारे पास एक और सॉल्यूशन, इसकी वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए, है कि नहीं। तो इसकी वैल्यू हम कैसे पता करेंगे, तो हम अब उस पे आते हैं, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन तो आप इजीली निकाल पाओगे, है ना, 0 से 90 के बीच में, है कि नहीं, वो आपके लिए क्या होगा, इजी होगा। अब देखो साइन x को अगर आप इस सर्कल पे प्लॉट करते हो, है ना, क्वाड्रेंट में अगर आप देखते हो तो साइन x की वैल्यू हाफ है, और ये हाफ क्या है, पॉजिटिव हाफ है कि नहीं, पॉजिटिव हाफ है। इसका मतलब साइन पॉजिटिव कहां कहां पे होता है, साइन पॉजिटिव आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में भी होता है। यानी ये जो आंसर आपको दिख रहा है ना, ये जो कर्व आपको ये सेकेंड वाला पॉइंट दिख रहा है, ये सेकेंड वाला पॉइंट एक्चुअली में कहां पे लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना। और वो हमें दिख भी रहा है कि ये देखो π/2 से ज्यादा है ना। तो ये वाला, यानी हमें एक और आंसर कहां पे मिलेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में मिलेगा। तो हम इसी एंगल से सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसे जाएंगे, ठीक है। तो एक चीज देखो, हमें साइन को तो साइन ही रखना है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में साइन है, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें जाना है, लेकिन हमें अपने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को भी चेंज नहीं करना है, यानी साइन को क्या रखना है, साइन को साइन ही रखना है। क्लियर है, साइन को क्या रखना है, साइन ही रखना है। और साइन को साइन रखने के लिए हमें किस एक्सिस के अबाउट चेंज करना पड़ता है, एक्स एक्सिस के अबाउट, याद है ना। हमें किसके अबाउट चेंज करना पड़ेगा, पाई के अबाउट चेंज करना पड़ेगा, है ना। अगर आप π/2 के अबाउट चेंज करोगे तो आपका साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। अगर साइन कॉस में चेंज हो गया तो हम साइन को कॉस से इक्वेट करके आंसर नहीं निकाल पाएंगे। क्लियर है, तो साइन को हमें साइन में रखना है। तो हमारा जो आंसर है वो किसके अबाउट चेंज होना चाहिए, पाई के अबाउट चेंज होना चाहिए, है कि नहीं। तो इस π/6 को मैं क्या लिख सकता हूं, हमें सेकेंड क्वाड्रेंट में रखना है तो पाई में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, पाई माइनस π/6। क्लियर है क्या, है ना। और आपको याद होगा साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, याद है कि नहीं, है ना। इसका मतलब यहां से आप देखोगे कि π/6 को आप क्या लिख सकते हो, पाई माइनस π/6 भी लिख सकते हो, है ना। और साइन ऑफ पाई माइनस π/6 कितना हो गया, 5π/6, ठीक है। अभी भी देखो हम साइन x को कंपेयर करके आंसर निकाल सकते हैं, है ना। तो यहां से एक सॉल्यूशन हमारे पास क्या आया था, π/6, और दूसरा सॉल्यूशन क्या आएगा, 5π/6। इसका मतलब ये जो सेकेंड पॉइंट है, ये सेकेंड पॉइंट जहां पे कट किया, ये कौन सा पॉइंट है, 5π/6 वाला पॉइंट है ना। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, π/6 आ गई और 5π/6 आ गई, और यही हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। क्लियर है सबको, क्या ये क्या होगा, हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। और आप ये देख पाओगे कि ये दोनों वैल्यू किसके अंडर लाई कर रहा है, 0 से 2π के बीच में लाई कर रहा है। क्लियर है, सबको समझ में आया कि मैंने कैसे ट्रिगोनोमेट्रिक सॉल्यूशन फाइंड किया, और प्रिंसिपल सॉल्यूशन एटलीस्ट मैंने फाइंड किया, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना आना चाहिए। कर पाएंगे, कर पाएंगे, कर लोगे, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। इस एग्जांपल का सॉल्यूशन निकाल के बताओ मेरे पास क्या होगा। अभी जो भी आपको सॉल्यूशन निकालना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन ही निकालना है, ठीक है। मान लो मुझे sin x इक्वल टू -½ दिया हुआ है, ठीक है। अभी और एग्जांपल करेंगे, अभी आपको फिर से रिपीट होगा। देखो sin x इक्वल टू -½ किया है, ठीक है। और या प्लस ले लेते हैं, √3/2 ले लेते हैं, ठीक है। sin x इक्वल टू +√3/2, ठीक है। sin x इक्वल टू +√3/2 यानी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कहां कहां पे होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब हमारे पास दो आंसर निकलेंगे, है ना, दो आंसर निकला होगा। लेफ्ट हैंड साइड में साइन है तो हमें राइट में भी क्या जनरेट करना पड़ेगा। तो √3/2 को मैं क्या लिखूंगा, sin π/3 लिख सकते हैं। और ये हमारा आंसर कहां पे आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन एक और आंसर हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आने वाला है, तो हम इसी एंगल को क्या लिखेंगे, पाई में से माइनस करके लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पाई - π/3। क्लियर है, तो ये कितना हो जाएगा, 2π/3।
साइन ऑफ 2π/3, है ना, ये कितना हो जाएगा साइन ऑफ 2π/3। तो देखो हमारे पास फिर से प्रिंसिपल सॉल्यूशन यहां से क्या क्या आ गया, एक x = π/3 और एक दूसरा x = 2π/3, x = π/3 और x = 2π/3। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? देखो अभी तक मैंने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया वो कौन सा सॉल्व किया, पॉजिटिव वाला आंसर सॉल्व किया, ठीक है। एक मैं नेगेटिव वाला करके आपको दिखाता हूं। देखो मान लो साइन x = -½ है ना, साइन x का आपको कर्व पता है, ठीक है, साइन x = कर्व और -½ प्लॉट करोगे तो देखो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब फिर से हमें 2 सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, है ना। तो जब भी आप आंसर करोगे, है ना, जब भी आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालोगे तो हमेशा आपके पास कितने आंसर आएंगे, 2 आंसर आएंगे, ठीक है। अब देखो साइन x = -½ है, ठीक है। अगर आप ये सर्कल प्लॉट करते हो, क्वाड्रेंट प्लॉट करते हो, तो साइन नेगेटिव कहां कहां पे होता है, साइन नेगेटिव 3rd क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है, और 4th क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। याद होगा आपको, फर्स्ट और सेकंड में ये क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो देखो साइन लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास साइन का फंक्शन है, तो राइट हैंड में भी हमारे पास क्या होना चाहिए, साइन का ही फंक्शन होना चाहिए। लेकिन हमें -½ कहां पे होता है वो नहीं पता है, ठीक है। तो -½ नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आपको कम से कम हाफ तो पता है ना कि हाफ कहां पे होता है ना। तो आप पहले हाफ लिख लो, तो माइनस को मैं बाहर छोड़ रहा हूं और हाफ जहां पे होता है मैं उस हाफ को लिख रहा हूं। तो हाफ कहां पे होता है, π/6 पे। देखो माइनस साइन पहले था, ठीक है, लेकिन अभी हम क्या साइन को कंपेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो +1 है और यहां पे -1 है ना, तो हमें दोनों को पहले सेम बनाना पड़ेगा। क्लियर है? तो देखो मैं सेम कैसे बनाऊंगा। सेम बनाने के लिए मुझे यह पता है कि इस तरफ हमें क्या फंक्शन रखना है, साइन का ही फंक्शन रखना है, लेकिन माइनस साइन को हमें एडजस्ट भी करना है ना। तो साइन को साइन में तो रखना ही है, और हमें आंसर किस किस क्वाड्रेंट में चाहिए, 3rd क्वाड्रेंट और 4th क्वाड्रेंट में। 3rd क्वाड्रेंट में विदाउट फंक्शन को चेंज किए हुए पहुंचने के लिए हमें किसके अबाउट करना पड़ेगा, पाई के अबाउट करना पड़ेगा, और पाई में हमें ऐड करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसी माइनस साइन π/6 को आप क्या लिख सकते हो, पाई प्लस π/6। याद है साइन ऑफ पाई प्लस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा। याद है कि नहीं, वो टेबल जो बनवाया था आपको, किस एक्सिस के अबाउट चेंज है और किस क्वाड्रेंट में। और ये हम किस क्वाड्रेंट में आंसर निकाला हमने, 3rd क्वाड्रेंट में। और एक और आंसर हमें कहां पे मिलने वाला है, 4th क्वाड्रेंट में। लेकिन 4th क्वाड्रेंट में जब हम चेंज करेंगे तो हमें फंक्शन को तो चेंज करना नहीं है, इसका मतलब किसके अबाउट चेंज करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस के अबाउट। और यहां पे कौन सा लेंगे हम, 2π लेंगे, है ना। तो इसी को आप क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ 2π - π/6 भी लिख सकते हो, है ना। इसी चीज को आप ये भी लिख सकते हो, इसी चीज को आप ये भी लिख सकते हो, है ना। और अब देखो हमारा क्या हो गया फंक्शन, यहां पे +1 बन गया, यहां पे +1 बन गया, है ना। दोनों में आपको दिख रहा है कि कोफिशिएंट आपका +1 हो चुका है, और दोनों तरफ साइन साइन का फंक्शन है ना। तो अब हम कंपेयर करके इजीली आंसर लिख सकते हैं। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारे पास यहां से कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या लिख पाओगे, x = पाई प्लस π/6। तो पाई प्लस π/6 कितना होगा, 7π/6, और 2π - π/6 कितना हो जाएगा, 11π/6, है ना। तो ये जो आपका कर्व था, ये जो आपका कर्व था, और x = हाफ जो आपने प्लॉट किया था, है ना, ये जो आपका x = हाफ था, ये वाला पॉइंट कितना होगा आपका, 7π/6 होगा, और ये वाला पॉइंट कितना होगा, 11π/6 होगा। क्लियर है? देखो अभी भी हमारा आंसर किसके टर्म में, किसके रेंज में है, 0 से 2π के बीच में ही लाई कर रहा है। तो दोनों आंसर हमारा समझ में आ गया। माइनस वाला समझ में आया कि मैंने क्या किया, है ना। तो जब भी आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिया हो, आप चेक करो कि वो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, ठीक है। और मतलब कि वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जिसमें नेगेटिव होता है हमें उस क्वाड्रेंट में जाके आंसर लिखना होता है ना। और उस क्वाड्रेंट में हम कैसे पहुंचते हैं ये हमें अच्छे से पता है कि नहीं। तो आपको कैसे पहुंचना है ये आपको समझ में आ रहा है। क्लियर है सबको? कर पाओगे, कर पाओगे या नहीं? ठीक है, मैं कुछ और क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप ट्राई करो कि इसका आंसर आप क्या बताओगे। ठीक है, मान लो 10x = इसका आंसर बताओ कितना होगा। फर्स्ट का 10x = 1, इसका आंसर निकालो कितना होगा। 10x = -1। ठीक है, आपको जो वैल्यू दिया जाएगा उस वैल्यू की वैल्यू आपको पता होगी,
जो आपको पता था 0, 30, 60, 45 वाला, वही सारी वैल्यू आपको दी हुई होगी। ठीक है, फर्स्ट का आंसर निकालो कितना कितना होगा। tan इक्वल टू -1, cos x इक्वल टू -12, फोर्थ cot x इक्वल टू -√3। निकालो ये चारों का आंसर कितना कितना होगा और मुझे बताओ कि इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे और क्या करेंगे। ठीक है, ये सारी वैल्यू इजी है, आप कर सकते हो इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, बताओ इसका आंसर कितना होगा। फर्स्ट का आंसर बताओ, tan x इक्वल टू 1 का आप आंसर क्या लिखोगे। तो फिर से वही चीज, लेफ्ट हैंड में tan है तो हमें राइट में भी क्या चाहिए, tan का फंक्शन चाहिए, है ना। और tan यहाँ पे पॉजिटिव दिया हुआ है, तो tan पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। तो यहां से x का आंसर निकालोगे तो क्या होगा, एक तो π/4 होगा और दूसरा 5π/4 होगा। देखो सबका आ रहा है क्या, सुब्रजीत सब सही है, किसी को कोई डाउट है, कैसे लिखेंगे, tan x इक्वल टू tan π/4, है ना। 1 के लिए मैंने π/4 लिख दिया और हमें थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है, फंक्शन को चेंज नहीं करना है तो पाई के अबाउट चेंज करना पड़ेगा, तो पाई प्लस π/4 करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे। क्लियर है, किसी को डाउट है आंसर, किसी को कोई डाउट है फर्स्ट वाले पार्ट में, सबका आ रहा है, सही है, सुब्रजीत सही है। सेकेंड वाला देखो, tan नेगेटिव है, tan नेगेटिव कहां कहां पे होता है, tan नेगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है ना। तो हमें आंसर अपना सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में डालना है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में आप लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस π/4, है कि नहीं, तो कितना हो जाएगा 3π/4 और 2π माइनस π/4, तो कितना हो जाएगा 2π माइनस π/4, 7π/4। क्लियर है, सुब्रजीत सही है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि कैसे हम प्रिंसिपल वैल्यू सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। तो हमेशा आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितने होंगे, 2 आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑलवेज निकल के आएगा। ठीक है, निकाल पाएंगे, निकाल पाओगे या नहीं, बाकी लोग समझ में आ रहा है कि नहीं, कर पा रहे हो। थर्ड का आंसर बताओ, cos x इक्वल टू -12, cos x नेगेटिव कहां कहां पे होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, और π/½ कहां पे मिलता है, उसे हाफ मिलता है π/3 पे। तो आंसर आपका कितना होगा, 2π/3 और 4π/3। देखो थर्ड का आंसर ये आ रहा है क्या, थर्ड का आंसर देखो ये आ रहा है क्या, π/3 का, सॉरी cos x इक्वल टू -12 का। सौमिक डिग्री के टर्म में भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें प्रैक्टिस करना है कि पाई के टर्म्स में करने का। ठीक है, रेडियन के टर्म में आंसर निकालना है और उसी फॉर्मेट में आपको कंफर्टेबल होना है। ठीक है, आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो आपको, जैसे आप किसी भी जेई वगैरह में एग्जाम दोगे तो वहां पे आपको डिग्री के टर्म में नहीं दिया रहेगा। ठीक है, तो आप अगर आप सब कुछ अगर आप अभी आप डिग्री के टर्म में समझते हो तो क्या प्रॉब्लम होगा कि हर बार आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, तो उसमें आपका फालतू का टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो एटलीस्ट आपको रेडियन में कंफर्टेबल होना है बार बार। क्लियर है कि नहीं, तो इसलिए आपको रेडियन में मैं सब कुछ करके दे रहा हूं, क्योंकि आपका जो ऑप्शन होगा वो रेडियन के टर्म में ही होगा, है ना। डिग्री में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको रेडियन में कंफर्टेबल एक्चुअली होना है। ठीक है, थर्ड का देखो ये आंसर आ रहा है क्या, 2π/3, 4π/3, सही है। चलो फोर्थ का बताओ क्या आंसर होगा। फोर्थ में देखो कॉट में दिया हुआ है क्वेश्चन हमें, तो हमें तो ये पता है कि हम कॉट में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं, है ना। तो कॉट में अगर क्वेश्चन दिया होगा तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, पहले tan में। तो हमें एक्चुअली में क्या सॉल्व करना है, tan x इक्वल टू -1/√3। ठीक है, तो जब भी आपको कॉट, कॉसेक और सेक में दिया रहे तो कभी भी हम उस वाले में नहीं जाएंगे, हमारे पास जो ऑलरेडी 3 ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला है उसमें हम चले जाएंगे, है ना। 1/3 हमें कहां पे मिलता है, π/6 पे मिलता है, और tan नेगेटिव है, tan नेगेटिव कहां कहां पे होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आप क्या आंसर करोगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या आंसर करोगे, 5π/6 और 11π/6। देखो, है ना, तो डायरेक्टली अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमें कैसे लिखना है। ठीक है ना,
और एक बार अगर आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना सीख गए तो आपको जनरल सॉल्यूशन लिखने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। क्लियर है कि नहीं? अगर आप एक बार प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना सीख गए तो जनरल सॉल्यूशन लिखने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, है ना। तो ये आपका सबको समझ में आ गया क्या कि कैसे कैसे इक्वेशन सॉल्व करना होता है और क्या करना होता है? कर पाओगे अब सारा कुछ? ठीक ना, सब कुछ सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो ये हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकालना होता है, ये चीज आप निकालना सीख गए। ठीक है, आगे भी आपको शीट में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जहां पे आप इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, है कि नहीं। और मेन इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना आना चाहिए, है ना। प्रिंसिपल सॉल्यूशन अगर आप नहीं निकाल पाओगे तो जनरल सॉल्यूशन आप नहीं लिख पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं जनरल सॉल्यूशन पे। तो हमें यह चीज पता है कि साइन एक्स, है ना, साइन को हम किससे कंपेयर करते हैं? साइन से कंपेयर करते हैं। क्लियर है? दूसरा, टेन को, कॉस को हम किससे कंपेयर करते हैं? कॉस से कंपेयर करते हैं। ठीक है, और टेन को हम किससे कंपेयर करते हैं? टेन से कंपेयर करते हैं। क्लियर है? तो देखो, जो हमने राइट हैंड साइड में थीटा लिखा हुआ है, ये थीटा हमारा क्या होगा? नॉन वैल्यू होगा, है ना। जैसे हमने हाफ दिया हुआ था, है ना, जैसे साइन एक्स इक्वल टू हाफ दिया हुआ था, तो हाफ को मैंने क्या लिखा था? π/6 लिखा था, तो यही हमारा क्या हो गया? थीटा हो गया, है ना। तो हमें पता है कि अगर इस तरफ कुछ भी आपका फंक्शन दिया रहे तो हमें करना क्या? पहले उसको सेम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना है ना। तो कन्वर्ट करोगे तो आपके पास इसी टाइप का सॉल्यूशन आएगा। साइन को हम साइन से कंपेयर करेंगे, कॉस को कॉस से, और टेन को टेन से। क्लियर है कि नहीं? है ना। तो हमें सबसे पहले यहां तक पहुंचना है जो हम प्रिंसिपल वाले पार्ट में पहुंच चुके हैं। साइन को जब आप साइन से कंपेयर करते हो तो आपको यहां पे सॉल्यूशन किसका लिखना है? एक्स का लिखना है। लेकिन अब हमें आंसर किसके टर्म में लिखना है? जनरल सॉल्यूशन के टर्म में लिखना है। क्लियर है? हमें आंसर किसके टर्म में लिखना है? जनरल सॉल्यूशन के टर्म में लिखना है। तो साइन एक्स को अगर आप कंपेयर करोगे साइन एक्स वाले इक्वेशन का, तो साइन एक्स वाले इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन किस फॉर्मेट का होता है? एन पाई प्लस, देखो फॉर्मेट देखो, एन पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू थीटा, और n बिलोंग टू क्या होगा? z। क्लियर है? साइन, अगर आपको साइन इक्वल टू साइन एक्स इक्वल टू साइन थीटा का जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो आपको x को क्या लिखना पड़ेगा? इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे आपको तीनों का फॉर्मेट याद रखना है। ठीक है, कॉस का जब हम जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे कॉस का कॉस के साथ, है ना, तो कॉस का कॉस के साथ क्या होगा? 2n पाई प्लस माइनस थीटा, है ना। और लास्ट में ये आपको n बिलोंग टू z लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है। n बिलोंग टू z हर एक केस में आपको लिख के बताना है। ठीक है, और 10 का 10 के साथ कंपेयर करते हैं तो यहां से x कितना आता है? n पाई प्लस थीटा, और यहां पे भी n किसको बिलोंग करता है? z को। ठीक है, अब आपको ये चीज डाउट आ रहा होगा कि ये एक्चुअली में सॉल्यूशन आया कहां से, है ना। तो ये सॉल्यूशन जो है आपका, इसका प्रूफ आप बुक में देख लेना। ठीक है, प्रूफ कैसे निकला है वो चीज आप देख लेना, क्योंकि वो प्रूफ हम लोग एक्चुअली में यूज करेंगे नहीं, बस वो प्रूफ आपको देखने के लिए, तो आप प्रूफ देख लेना, है ना। पेज नंबर 75 और 76 में आपको प्रूफ दिया हुआ है। ठीक है, तो पेज नंबर 75 में आपको तीनों फंक्शन का प्रूफ कैसे निकलता है वो आपको दिया हुआ है, वो एक बार आप प्रूफ देख लेना। उसी प्रूफ को हम लोग यूज करेंगे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आगे जब हम लोग और भी डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो वहां पे कैसे कैसे निकलता है वो वही मेथड है, तो एक बार आप प्रूफ खुद से देख लेना। ठीक है, किसी में डाउट हो तो वो पूछ लेना। लेकिन बेसिकली जो हमें करना है वो साइन, कॉस और टेन का ये तीनों जनरल फॉर्मूला हमें याद रखना है। ठीक है, देखो तीनों का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, और ये डिफरेंस क्यों आता है वो आपको प्रूफ में पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो, अगर ये आपके पास सॉल्यूशन है और कोई मुझे बोलता है कि ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए, ठीक है, अब यहां पे एक चीज और ये ध्यान रखना कि ये थीटा एक्चुअली में क्या है, तो थीटा आपका क्या है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। ठीक है, थीटा आपका क्या है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये इसलिए मैंने बोला कि आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपका नहीं, प्रूफ वगैरह एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप देख लेना, क्योंकि वही प्रूफ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज आएगा। ठीक है, तो प्रूफ आप देख लेना, बोर्ड के एग्जाम में नहीं आता प्रूफ वगैरह। ठीक है, क्योंकि आपका ये ऑलरेडी ये वाला पार्ट आपका बोर्ड के सिलेबस से हट चुका है।
ठीक है, जनरल सॉल्यूशन वाला पार्ट आपका बोर्ड के सिलेबस में नहीं है अब, ठीक है, लेकिन जेई के सिलेबस में इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बोर्ड के सिलेबस में तो वैसे भी आपसे जनरल सॉल्यूशन नहीं पूछेगा, है ना, और तो प्रूफ तो वो फिर पूछ ही नहीं सकता, खैर ठीक है, तो उसके लिए नहीं सोचना है ना। तो बस आप एक बार लेकिन प्रूफ जरूर देख लेना, ठीक है, प्रूफ उसका इंटरेस्टिंग है, वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो देखो यहां पे जो थीटा आपको तीनों में थीटा दिया हुआ, ये तीनों थीटा कौन सा थीटा है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन वाला थीटा है, ठीक है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन वाला थीटा वाला पार्ट हमें ध्यान देना है। जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या था, साइन एक्स इक्वल टू हाफ, ठीक है। तो जब भी आपको साइन एक्स इक्वल टू हाफ बोलता है और बोलता है कि फाइंड दी जनरल सॉल्यूशन, है ना, फाइंड दी जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन के मैंने आपको बताया था कि आपको हमें पता है कि इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, है ना। तो सारे सॉल्यूशन को हम जनरल फॉर्मेट में लिखना आना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि इस वाले सॉल्यूशन का, इस वाले का हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना आना चाहिए, है कि नहीं। तो पहले आप इसका क्या करोगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालोगे। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आप कैसे निकालेंगे, जस्ट अभी तो हमने किया था, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितना था, π/6 और π/6 और 5π/6, है ना। जस्ट आपने निकाला था, उस पार्ट को मैं यहां पे नहीं लिख रहा हूं, है ना। तो आपको पहले इसका क्या निकालना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने, अभी देखो सही आ रहा है क्या, अभी सही है, हाँ। तो देखो मैं बोल रहा था कि जब आपको इस वाले फंक्शन का जनरल सॉल्यूशन आपको लिखना है ना, तो जनरल सॉल्यूशन लिखने के लिए आप क्या करोगे, साइन को आपने इक्वेट करके निकाला, तो आपको साइन वाला जनरल सॉल्यूशन देखना पड़ेगा, है ना। तो साइन वाला जनरल सॉल्यूशन देखो किस फॉर्मेट का होता है, x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर थीटा, ठीक है। और यहाँ पे थीटा कौन सा थीटा है, थीटा आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन वाला थीटा है, ठीक है। तो इसका जब आप जनरल सॉल्यूशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू थीटा। और थीटा के जगह पे आप यहां पे देखो, आपके पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन में दो सॉल्यूशन है ना, तो दोनों में से आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो आप π/6 भी लिख सकते हो, लेकिन साइड में आपको n बिलोंग टू z भी लिखना जरूरी है, ठीक है। और आप चाहो तो n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू 5π/6 भी लिख सकते हो, ठीक है, n बिलोंग टू z। तो ये दोनों आंसर आपका सही है, ठीक है ना। आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन में कोई सा भी यूज करो, ये भी यूज कर सकते हो, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। तो कोई, लेकिन एक ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सही है, ठीक है। तो इसका मैं जनरल सॉल्यूशन ये लिख के बता रहा हूं आपको, समझ में आया क्या कि जनरल सॉल्यूशन मैंने कैसे लिखा, क्लियर है सबको, है ना। जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखा, क्लियर है सबको, है ना। तो हमें करना क्या है, बस फॉर्मूले में जहां पे थीटा है, थीटा के जगह पे आपको बस प्रिंसिपल सॉल्यूशन पुट करना है, बाकी और कहीं भी कुछ भी चेंज नहीं करना है। हाँ, कोई एक ही लिखना है, या तो आप 5π/6 लिखो या 5π/6 लिखो। तो मैंने ये लिख दिया और इसको बोल दिया ये जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है। ये जो n है, n की वैल्यू एडजस्ट कर देगा, है ना। तो आपको π/6 और 5π/6 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो n की वैल्यू आपका ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट कर देगा, ठीक है। तो हमें इस चीज को ध्यान में लेके चलना है, क्लियर है। तो आपको समझ में आ गया कि जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखना है। वैसे ही जैसे अभी आपने ऊपर में सॉल्व किया था, ठीक है, मैं ऊपर में आ जाता हूं, यहां पे देखो, ये देखो मैंने ऊपर में 3-4 सॉल्यूशन निकाले थे, और अगर इसी सॉल्यूशन में मैं सबका जनरल सॉल्यूशन लिखने का ट्राई करूं, ठीक है, इसी में अगर मैं जनरल सॉल्यूशन लिखने का ट्राई करूं, तो पहले वाले का जनरल सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा, x इक्वल टू tan का जनरल सॉल्यूशन किसके टर्म में होता है, देखो n पाई प्लस थीटा, और थीटा की वैल्यू आप क्या यूज कर लोगे, पाई, कोई सा भी एक यूज कर लो, ये या ये कुछ भी यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साइड में n बिलोंग टू z लिखना जरूरी है, ठीक है। इसका अगर मैं जनरल सॉल्यूशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, tan का ही टर्म है, x पाई प्लस 3π/4 n बिलोंग टू z। इसका अगर जनरल सॉल्यूशन लिखोगे तो ये cos वाला है ना, और cos का जनरल सॉल्यूशन किस फॉर्मेट में होता है, 2n पाई, देखो ध्यान से, 2n पाई प्लस माइनस थीटा, तो 2n बाई प्लस माइनस 2π/3 लिख दो, n बिलोंग टू z। अगर आप कॉट वाले का लिखना चाहोगे तो कॉट वाले का हम आंसर किसके टर्म में करेंगे, tan में,
है ना, और tan का आंसर किसके फॉर्मेट में होता है, n पाई प्लस कोई भी यूज कर लो, 5 पाई बाय 6 मान लो यूज कर लिया मैंने, और ये n बिलोंग टू z। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको क्या? क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, तो कैसे हम जनरल सॉल्यूशन लिख रहे हैं समझ में आ गया सबको क्या, है ना? तो जनरल सॉल्यूशन के लिए आपको ये 3 फॉर्मूले बस ध्यान रखने हैं। ठीक है, इसको भी आप क्या करो, है ना, इसको भी आप क्या करो, उसी वाले लिस्ट में ऐड कर लो, है ना, जो लिस्ट आपने फॉर्मूले का लिस्ट बनाया था, है ना, फॉर्मूले का जो लिस्ट आपने क्रिएट किया था, उसी लिस्ट में आप इसको क्या करो, ऐड कर लो कि ये 3 फॉर्मूला भी हमको फॉर्मूले की तरह याद रखना है। बस ये ध्यान रखना है कि साइन वाले का जनरल फॉर्मेट क्या होता है, कॉस का क्या होता है, टेन का क्या होता है ना, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने आंसर को लिखेंगे। क्लियर है? तो यहां तक आपका सॉल्यूशन वाला पार्ट क्लियर हो गया है ना। आप सॉल्यूशन वगैरह इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। एक्सरसाइज एग्जांपल में भी आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, है ना, तो एग्जांपल के क्वेश्चन कर सकते हो। और जो आपको ट्रिगोनोमेट्रिक शीट मिला है, जो 1 से लेकर 19 तक करने के लिए मिला है, उसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए है ना। तो आप ट्राई करना जहां तक हो सकता है, नहीं होगा तो फिर हमको उसको नेक्स्ट क्लास में और डिस्कशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी सॉल्यूशन वाले पार्ट को ही थोड़ा सा और एग्जांपल लेके सॉल्व करेंगे, तो आपको थोड़ा सा और आइडिया मिलेगा कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो अभी के लिए आप एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक कर सकते हो। ठीक है, और 1 to 5 तक ट्राई करना। टोटल 9 क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 5 तक आप ट्राई करना। ठीक है, एग्जाम्पल में भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, तो साथ ही साथ आपको एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन ट्राई करने, ताकि आपको वहां से आइडिया मिल जाए। ठीक है, और वो जनरल सॉल्यूशन का जो प्रूफ था, वो एक बार प्रूफ देख लेना आप लोग कि प्रूफ कैसे होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ट्राई करना। और प्रैक्टिस शीट जो आपको मिला हुआ है ट्रिगोनोमेट्री का, वो वाला अप टू 20 तक। ठीक है, तो अप टू 20 तक ट्राई करो, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कशन करेंगे। ये शीट कंप्लीट होगा, उसके बाद फिर आपको जेई वाला ट्रिगोनोमेट्री का शीट मैं दे दूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आप ये सब सारे क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, फिर हम लोग इसी को आगे नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन वाले पार्ट को ही और डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलो बाय।